वर्किंग एज ए मैनेजर फाइनेंस इन DL। ठीक है भाई, अच्छी बात है, मुबारक हो। खैर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसके पास कुछ शेयर शो रहेंगे तो शायद वो किस में चले जाएं, अदरवाइज कोई ख़ास इतनी बड़ी बात नहीं है। फॉर मैनी ईयर, ठीक है, ही रिसीव्ड फॉलोइंग मंथली एनॉलमेंट्स, कौन से वाले, जो है DL ड्यूरिंग द ईयर जो है 30 जून 2021। डेट कीमती है, डेट ज़रूरी है, डेट बहुत सारी चीज़ों को जो है आपकी फ़िक्स करती है कि यस इससे आगे वाले जो हैं वो अगले साल में जाएंगे। ये 30 जून है तो जुलाई 2020 से स्टार्ट हुआ होगा, उससे पीछे वाले भी हो सकते हैं। और हर जगह पे ये जो फिगर आ रही होती है डेट की, आपने उसको हमेशा हाईलाइट करना और कंसीडर करना। बेसिक सैलरी चूँकि ऊपर क्या कह चुका है, मंथली, ठीक है, क्या कह चुका है ऊपर, मंथली की बात की है उसने, लिहाजा हम कहेंगे भाईजान ये आपने चूँकि मंथली की बात की है, लिहाजा ये जो है इसको हमने मल्टीप्लाइड बाई 12 करना, अनलेस अनटिल के वो जल्दी रिटायर ना हो जाए। अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ और मैं इसको डिफ़िकल्ट करना चाहूँ तो मैं या तो इसकी ज्वाइनिंग लेट करवाऊँगा या मैं उसको अर्ली रिटायर करवा दूंगा, ताकि हर चीज़ में मल्टीप्लाइड बाई 12 की बजाय मल्टीप्लाइड बाई 9, मल्टीप्लाइड बाई 11 आना। ठीक है, चले। मेडिकल अलाउंस, अगर तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई, ठीक है, तो फिर ये अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट है। अगर मेडिकल फैसिलिटी दी गई है और एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फिर ये क्या है, मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होगी, ये पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लें जी, अगर मेडिकल फैसिलिटी है बट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये 10% तक एग्जेम्प्ट होगा और वो फुल्ली की फुल्ली टैक्सेबल होगी। शाबाश। हाउस रेंट अलाउंस कभी भी हमने इसको माफ़ नहीं किया, मल्टीप्लाइड बाई 12 करें अनलेस अनटिल के कोई और इंफॉर्मेशन ना दी गई हो। हाउस रेंट अलाउंस हमेशा क्या होता है, टैक्सेबल होता है। चंद एक अलाउंस जैसे कि मेडिकल अलाउंस है, रीलोकेशन अलाउंस इसमें भी आएगा, वो एग्जेम्प्ट होता है। MNA MPAs को कोई उनके किट आर्मी वालों को किट के अलाउंस मिलता है, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह का, वो एग्जेम्प्ट होता है। और MNA MPA को मीटिंग अटेंड करने का कोई अलाउंस मिलता है, वो एग्जेम्प्ट है। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस यूजुअली किसके लिए होता है, वो एम्प्लॉयर के लिए होता है। रीलोकेशन भी यूजुअली एम्प्लॉयर के लिए करते हैं, एम्प्लॉयर करता है यार दूर से आता है इधर करीब ही कहीं आ जा, तो वो ये सारी चीज़, ये सारे अलाउंस क्या हैं, एग्जेम्प्ट हैं। दोबारा से, आर्मी वालों का किट अलाउंस, MNA MPA मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, मेंबर ऑफ जो है प्रोविंशियल असम्बली, उनको मिलता है जो है ये, क्योंकि वो कौम की खिदमत कर रहे होते हैं, रूल्स वगैरह बना रहे होते हैं, कानून बना रहे होते हैं हमारे लिए, तो उनको जो मीटिंग अटेंड करने का जो मिलता है जो इशाया समझनी अलाउंस, वो एग्जेम्प्ट है। नंबर 3 जो मेडिकल अलाउंस है वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट है। रीलोकेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट है, और जो है मेडिकल अलाउंस के साथ फिर आपने मेडिकल फैसिलिटी को भी देखना होता है। और जो है आखिरी कौन से वाला, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस, TA एंड DA, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस अगर वो बता ना दे तो ये किसके लिए होता है, एम्प्लॉयर के लिए होता है। तो ये क्या होते हैं, ये वो अलाउंस हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, बाकी सारे अलाउंस क्या हैं, टैक्सेबल है। ठीक है, खैर एक दफ़ा मैं सारे पास पेपर देखूंगा और उसमें इस तरह की कोई चीज़ें जो एक्सेप्शंस होंगी जैसे रीलोकेशन अलाउंस, उसकी वजह से ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो क्या है, वो टैक्सेबल है। खैर चलते हैं आगे, चलते हैं। इन एडिशन टू द अबव, दोबारा से हम इनकम टैक्स की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने सेल्स टैक्स के बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो हम इनकम टैक्स की तरफ दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दरमियान में हमको 10-1 मिनट बचा के किसकी जानबूझ के छोटा क्वेश्चन चुना है ताकि एक तो हम स्टार्ट कर लें इनकम टैक्स, अभी भी हमारे पास 4 दिन है, हम कम से कम 4 न्यूमेरिकल करें। ठीक है, एक आध बड़ा सेल्स टैक्स का एक और कर लें और बाकी सारे हम किसके करें, सैलरी के करें, एक बिजनेस का या AOP का जो है हमने और करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए सबकी प्रैक्टिस नहीं करवाई जा सकती। अगर आपको एक आ गया है तो बाकी 70% आ जाने चाहिए, 70%, मैं कम से कम ये कहता हूं,
बेस यानी आगे होती है। फिर क्या होती है, एक या दो चीजें होती हैं जो कि क्या होती हैं, डिफरेंट होती। आप उनको लिख लें, मेरे साथ डिस्कस करें। सारे करवाए नहीं जा सकते, हाँ उनके दरमियान जो छोटी छोटी हैं, हाँ उनकी कोई आखिर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल। ये वाला होता है 30 जून के बाद रिटर्न फाइल होती है। ऑडिट आपने नहीं पढ़ा, 30 जून के बाद ही ऑडिट होते हैं। और फिर यूके यूएसए वो भी तकरीबन इसी टाइम पे अपनी जो है काम करा रहे होते हैं। तो इसी टाइम पे सिर्फ आप नहीं बल्कि ऑडिट वालों की भी क्लास, रिवीजन क्लास, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरा तो मैं एक्सक्यूज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। इसी वजह आपकी क्लास बाकी ने रिवीजन शुरू की, मैंने कहा मैं भी हाजिर, कोई मसला नहीं। तो कहने से मुराद ये है, तो यस टाइम थोड़ा बहुत, ये जो एक्स्ट्रा टाइम हम आपको, फिर क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, इस टाइम पे बच्चे भी आ रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम लेके सारे इकट्ठे, उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो थोड़ी सी ये एक बन रही है कि मैं आपके लिए ना सारे, वरना मेरा क्या था, सारे क्वेश्चन पढ़ के उनमें से छोटे छोटे पॉइंट के, फलां क्वेश्चन में ये पॉइंट, फलां क्वेश्चन में पॉइंट, वो मैंने कहीं पे लिखे हैं, मुझे मिल नहीं रहे। हार्ड ड्राइव मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव चोरी हुई थी, उनमें ये सारे पॉइंट बने हुए थे। तो एक दफ़ा फिर से टाइम लगा के इंशाल्लाह फिर चंद एक होंगे जो है, इनमें बाकी सारे सेम हैं, ये चंद एक पॉइंट 10 12 15 पॉइंट हैं, ये कर लें, या हो सकता है एंड पे हम उनको क्या कर लें, डिस्कस कर लें, या कम से कम बता दूं फलां क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, फलां क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम, बस इतना बता दूं, बाकी आप खुद करें। लेकिन यस हमने 3-4 न्यूमेरिकल मजीद करने हैं। चले आ जाए। कंपनी मेंटेन्ड कार, हमने पहले भी एक दफ़ा ये किया था। कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज 5%, ठीक है, ओके। कार वाज परचेज कब, 2000 कब 14, तो हमने किसका करना है जनाब, जो है 2016, हाँ 1 जुलाई 2016 को की, लेकिन कितने की, 14 जो है लाख की, तो उसमें मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लें। कॉस्ट पे ही लगाते हैं जी, कॉस्ट पे लगाते हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक तो 5% हो गया। एज पर पॉलिसी, ये दूसरी बात अब शुरू होने वाला है, एक क्वेश्चन हम इसका पहले भी कर चुके हैं। एज पर कंपनी पॉलिसी नोमान परचेज दिस कार इट्स एट इट्स बुक वैल्यू, एट इट्स बुक वैल्यू, ये नहीं कहना इसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू एट, ये कहीं पे पहले भी डिस्कस हो चुका है। एट इसका मतलब है इतने पे परचेज की है, जबकि हम तो क्या लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू जितने का फायदा हो, जो चीज़ ले, तो दोबारा से हम करते हैं। अगर एम्प्लॉय को कोई चीज़ दे दी तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेस जितनी उसने पेमेंट की। अब जरा आते हैं, अगर वो चीज़ रहे एम्प्लॉयर की, एक तो ये उसको दे दी और वो कार हो 5% और 10%, दे दी और वो घर है 45%, चीज दे दी, ना घर है ना कार है। जो इंप्लायर को डेप्रिसिएशन पड़ रही है, दोबारा से, कार और घर अगर इंप्लायर के रहें तो इनके असूल हमें पता है, 5%, 10%, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या इससे भी आगे की पहले एक चीज़ है, कौन से वाले, मिनिमम, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। कहीं कहीं पे 30% भी आता है, ठीक है, 30% भी आता है, लेकिन जब तक बता ना दे हमने ये वाली बात नहीं कर, साइड पे कर दिया। अब चीज इंप्लायर की रहे और इंप्लाई यूज करे, कार और घर के अलावा, चीज सबके बारे में बातें हो, कार घर सारा कुछ, चीज इंप्लाई की हो जाए, ले तुम्हें दे दिया, तो फेयर मार्केट। फर्क समझे, चीज इंप्लायर की रहे, ठीक है, जो इसका हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, आइएगा जरा, कुछ भी तो हम यूं कर लेते हैं इसको, हाँ थोड़ा सा ना, ताकि हम सारे पॉइंट एक दफा डिस्कस करें। छोटा क्वेश्चन चुना है, लेकिन इससे जो भी पॉइंट, नंबर 1, ठीक है, जो है ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी देखना, अजीब सी बातें कर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये क्या बला, अब भी है तो किसके पास, इंप्लायर का, लेकिन उसने कहा है तुम जिंदगी भर में तुमसे वापस नहीं लूंगा। तो इसका क्या मतलब है, बस
दे दी, इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो यस, ये भी क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर। हमें पॉइंट याद आ गया। सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो उसका यही मतलब होता है ना, कानूनी हैसियत क्या है, इंप्लायर का है। लेकिन जीते जी मैं तुमसे चीज वापस नहीं लूंगा और मरने के बाद तुझे देगा कौन, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो चीज किसकी हो गई, तो इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एक है तो वाकई ट्रांसफर कर देना, एक है ओनरशिप किसकी, इंप्लायर की, बट उसने किसके जो है दान कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का भी ख्याल रखना। ये खैर इतनी अगले लेवल तक आपसे नहीं पूछेगा, सी फैब में पूछता है। खैर वापस आते हैं, ऑनरशिप किसकी है, दूसरी लफ्जों में ऑनरशिप किसकी है, वो ऑनरशिप है इंप्लायर की, इंप्लायर की, ठीक है। ओनरशिप इंप्लायर की भी हो सकती है, इंप्लायर रेंट पे लेके भी आपको दे सकता है, जैसे गाड़ी लीज पे, उसकी भी ओनरशिप नहीं है, कार सॉरी घर, ठीक है, ठीक है। इंप्लायर या अदर यानी इंप्लाई को ट्रांसफर नहीं हो, तो इस सूरत में नंबर 1 पहले इसको देख लेते हैं, ऑनरशिप किसको हो गई, इंप्लाई को ट्रांसफर। तो हम करेंगे फेयर, जो भी होगा फेयर मार्केट वैल्यू, कौन से वाला, और उसमें से लेस कर दें क्या, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, क्लियर है। जितनी फेयर मार्केट वाली होगी लेस अमाउंट पेड। जब क्या कहेगा, चीज तेरी हुई। इस सूरत में 3 केसेस बनेंगे। नंबर 1, कार किसी और की चीज है, या यानी बैंक की है या इंप्लायर की है, और इस्तेमाल कौन कर रहा है, तो वो आपको पता है 5% या 10% ऑफ कॉस्ट, ये आपको पता है। उसके बाद कौन से वाला है, हाउस, ठीक है, तो वो आपको पता है 45% किसका, या तो बेसिक सैलरी होती या एमटीएस। एमटीएस के केस में चाहे सैलरी बढ़ रही हो, आपने मिनिमम ले, आपने ओके, वो हमें पता। फिर अदर्स, जैसे वॉशिंग मशीन है, जैसे एसी है, अब हैं किसके, ले जा पर तूने क्या करने हैं, वापस करने हैं, तो हम देखेंगे डेप्रीसिएशन, शाबाश, बस ठीक। तो हम क्या देखेंगे, जितनी डेप्रीसिएशन पड़ रही है, क्योंकि चीज किसकी है, इंप्लायर की, रहेगी किसकी, इंप्लायर की, उसने नहीं दे दी। अगर एसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या, यानी एसी कर ले, और क्या कर लें, कोई फोटोकॉपी मशीन है, कोई कंप्यूटर है, जो भी है, इंप्लायर की चीज उसको दे दी, तो अब जितनी इंप्लायर है, तो ऑनरशिप किसकी, इंप्लायर की, ठीक है जी। इसको कभी कहता है चल नहीं रहा, कभी कहता है इसको ऊपर कर, इसको ऊपर करना है, उसको ऊपर कर, कोई आ जाए यार, बड़े कद वाला बंदा, आप आ जाए, एंड वाले भाई आ जाए, आज तेरा फायदा हमें नजर है। करंट ना लगा लेना, नहीं इसको हाथ पहुंच, नहीं इसको हो गया, बस ठीक है, शाबाश, जज़ाक। चले आ जाए, बस कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है, वापस आ जाए, ठीक है। चले अब जरा बताइएगा, एक तो इसका क्या करेंगे, 14 लाख का 5%, ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, लिखना है तो लिख लें, फिर आगे चलते, जल्दी करें, हमने आखिरी 15 मिनट निकालने। अल्लाह तुझे ऊपर उठा ले, कभी उसको ऊपर कर देगा, वो कह रहे आमीन, यार दोस्त तो बंदा देख के रखता है, नहीं आप जिंदा रहें, जिए हजारों साल, सारे मर जाए, अकेला फिर रहा हो, डर भी रहा। नहीं, जितनी भी लंबी उम्र नहीं चाहिए। बच्चे कह रहे हैं हमारे परदादे का परदादा है, पता चले लोग उसको दजाल समझना शुरू, नहीं है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। चले खैर स्टार्ट करते हैं, वापस दोबारा से आते हैं, चले बकवास नहीं कर, चले आज लें जी, आ जाए, ठीक है, हो गया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन द डेट ऑफ सेल, तो उसने 4,50,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 4,50,000 उसकी बुक वैल्यू ऑन द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, 5 साल पूरे हुए
गाड़ी तुम्हारी हुई, लेकिन कितने पे? अच्छा मुख्तलिफ है ये, मतलब मेरे ख्याल है मैं एक कंपनी में था, ठीक है, तो उनका था कि 3 साल बाद वो क्या कर लेते हैं, गाड़ी दे देते हैं। एक और कंपनी में था, उन्होंने कहा था गाड़ी हम दे देते हैं, आधे पैसे हम देंगे आधे आप। एम्प्लाई कहता था मेरे पास तो आधे नहीं है, वो कहते नहीं आप किस्तों में देते रहना। तो उसी टाइम पे पेमेंट कौन कर देती थी? कंपनी कर देती थी। और फिर वो यानी 20 लाख की गाड़ी है तो 10 लाख वो 5 सालों में 3 सालों में अदा कर देता था। जैसे किस्तें ख़त्म होती थी, गाड़ी मुख्तलिफ होते हैं, ठीक जी। हाँ यूँ हाँ वो होता है कुछ। और इवन अच्छे जो हैं एम्प्लॉयर, ठीक है, वो 2-3 साल बाद ऊपर वाले लेवल को, और जो छोटे लेवल वाले होते हैं उनको गाड़ी भी ज़रा छोटी मिलती है, और क्या होती है 5 साल, ठीक है। मैं कंपनी में था, ठीक है, तो वहाँ पे तकरीबन 2 साल और 9वें महीने में मेरी उनसे लड़ाई होगी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस का, तो ठीक है, अम्मी कह रही थी इस साल तो तुम्हें कार मिलनी थी, मैं कि वह बेकार हो गई। कार छोड़ी और नौकरी छोड़ी और घर, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कार ऑन द डेट जो है सेल टू नोमान वाज, ठीक है। वैसे भी 3 साल में उसकी क्या अहमियत रहनी है, 3 साल एक गाड़ी चला ली, ऐसा ही है ना, तो फिर उसकी खास अहमियत, अंगूर खट्टे करा रहा हूँ। नहीं जी, तो 10 लाख उसकी क्या है फेयर मार्केट वैल्यू, उसने कितने में खरीदी? तो अब 2 होंगे कार के ऑप्शन। नंबर 1 14 लाख लें, उसका क्या लें, और 10 लाख माइनस 4,50,000 बाकी क्या हो जाएगा, ठीक है, उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। वो वाला कंसेप्ट जब ऑनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड। चल आगे चलते हैं। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 18,000 रुपये पर मंथ मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा 12। वो खुद कर रहा है, इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं क्योंकि ये सैलरी का हिस्सा होता है। एन इक्वल अमाउंट, यहाँ से बात निकलती है, एन इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय नोमान टू फंड, ठीक है, जो है कंट्रीब्यूटेड बाय, नहीं सॉरी, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इंप्लायर कर रहा है टू रिकॉग्नाइज एन इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय नुमान, तो हम नुमान को कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फिर एम्प्लॉयर दे रहा है। ऊपर पढ़ते हैं एडिशन, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम द फॉलोइंग बेनिफिट। यस, पहले वाली बात किसकी है, एम्प्लॉयर की, वो हमने इग्नोर नहीं करनी। दूसरी जो नुमान वाली है उसको इग्नोर कर देना है। 18,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा, ये एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी, या और कौन सा 1,50,000। शाबाश, इनमें से जो लोअर हुआ वो क्या हो जाएगा, एग्जाम। अगली बात सुने, अगली बात में वो कहता है इंटरेस्ट इनकम कितनी है 5 लाख, हम लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 18% ऑफ अकोमुलेटेड बैलेंस ऑफ द फंड वाज क्रेडिटेड टू नोमान अकाउंट। तो यस इसी साल होगा चूंकि रिकॉग्नाइज है ना, अगर ये अनरिकॉग्नाइज होता तो अभी कुछ ना करते, जो होता अकोमुलेटेड बैलेंस पे उसको सारा टैक्सेबल होता है। और वो कौन से वाले, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट वो होता है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को तो वैसे कुछ नहीं करते। यस, इस सूरत में अब क्या करें, हम लिखेंगे 5,40,000, फिर एग्जेम्प्ट अप टू हायर 1/3 ऑफ सैलरी और अमाउंट क्रेडिटेड एट 16%। तो ये कितने पे है 18%, ठीक है। इसको 18 से डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 16, वो वाले, हाँ ठीक है, बेहतर है, ओके है। ऑन 1 जुलाई 2020 मैं समझाया था, सैलरी मैंने कुछ चंद क्वेश्चन करवाए थे तो आपका बुरा हाल होगा, लेकिन नहीं बेहतर है, अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, ही वाज पेड एजुकेशन अलाउंस कितने का 3 लाख। ऐड हो जाएगा। वो चिल्ड्रन एजुकेशन का टैक्स क्रेडिट मिलता है, ये तो उसको मिला जा रहा है, अलाउंस है। तो यस, जो मैंने अलाउंस कहे उसके अलावा सारे टैक्सेबल, कोई एक आधा अलाउंस, वैसे तो ज्यादा है, काफी सारे हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, हमारे लेवल पे नहीं। हमारे लेवल पे जो मैक्सिमम टेस्टिंग, देखिए हम आपको सारे पढ़ा दें कि कहीं ये भी ना आ जाए, तो फिर वो याद करना मुसीबत नहीं बन जाएगा। C-FAB का सारा फ्रेमवर्क कहीं ये ना पड़ेगा। तो यस, जो अब तक उसने पूछे हैं, देखिए सोच के जाएं। देखिए 75% से ज्यादा आ जाए तो मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है,
75% से ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब है मोस्टली स्टूडेंट जो पास होते हैं वो 51 से लेकर यानी 50 या 51 से लेकर 60, 62, 65 तक होती। गलतियां भी होंगी और आप सोच के जाएं न्यूमेरिकल में 2 से 3 एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो आपने ना सुनी होगी ना देखी होंगी, उनको साइड पे कर दें, बाकी न्यूमेरिकल करें। यानी आपने 10% पे बैठ के रोना नहीं है, अपनी आखिरत ना खराब कर लेना 10% पे बैठ के रो के, आखिरत से मुराद रिजल्ट, ठीक है हमारी आखिरत में। तो भाई आप सोच के जाएं कि ये नहीं आता तो मुझे अगले आते होंगे, कोई तो अगला भी नहीं आता होगा खैर ठीक है। तो आप अभी हमारी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट जो है हमसे मुझसे ऑर्डर पड़ी है, बिल आके उसमें लेट हो गई किसी वजह से, पता नहीं रिक्शे वाले को पता नहीं रास्ते का सही नहीं पता या जो भी था, लेट हो गए। अब वहाँ पे पहुँचे, वो पता चला बाहर लिस्टें लगी होती हैं, पता नहीं क्योंकि आपका कौन से वाले हॉल, किसी और हाल में चली गई, ठीक है। तो आपने हाल बेहाल कर लिया, ठीक है। वो ढूंढते ढूंढते 10-15 मिनट पहले लेट थी, 10-15 मिनट, बट स्टिल आराम से पास हो सकती जितनी हो जाए। वो परेशान इतनी हुई कि वो जो है वो दोबारा से फिर पहला क्वेश्चन किया, क्योंकि बाकियों को 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए, आपको भी मिलेंगे 15 मिनट मिलेंगे रीडिंग टाइम, वो भी गुजर चुका था और आगे भी, तो उसने बगैर पढ़े पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और वो बाकी पेपर हलवा था, सबसे मुश्किल क्वेश्चन वही था, ऑलमोस्ट अनडूएबल था। अब ज़ाहिर है उसको करते करते अब जो सारी चीज़ें इकट्ठी हुई तो फिर पेपर नहीं हुआ और पेपर उसका फेल हो गया। ये नहीं कि उसकी तैयारी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि अपने ऊपर उसने वो वाला जो 15 मिनट लेट हुई, पहले रिक्शे वाले ने तो कंफ्यूज हो गई और दोबारा बगैर देखे किसके हाल में, बगैर देखा नहीं कि कौन से हाल में पेपर है, किसी और में, फिर ऊपर नीचे आते बंदे को सीढ़ियां चढ़ते वैसे हालत खराब हो जाती है, और फिर पढ़ा नहीं। पेपर आसान था, मतलब एक क्वेश्चन अगर उसको निकाल दो, पहला वही था, उन्होंने शुरू कर दिया और फिर ये कहा मेरी तो तैयारी नहीं है, 3-4 अवामिल ने उसको क्या करवा दिया, फेल करवा दिया। तो आपने जितना हो सके क्या रहना है पुरसकून कि यस मैंने 50% से ज़्यादा लेने हैं। अगर कोई नहीं आ रहा, मैं खुदा न खासा लेट हो गया हूँ, मुझे सीट नहीं मिल रही, तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तो नहीं गुजर गए ना, 1.5 घंटा भी मुझे मिल गया, 2 घंटे भी मिल गए ना, तो मैंने इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स निकाल लेने। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने खुद को कैसे पुरसकून रखना है। यस प्रेशर होता है, यस हमारे खुद पे प्रेशर होता था, ठीक है। अच्छा, फिर पहले सबसे आसान क्वेश्चन करना है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। थ्योरी वाले 2-2, 4-4 नंबर वाले वो जो आसान आपको आते हैं ना, वो जैसे ही पहला आधा घंटा दिमाग भी नहीं काम करता, प्रेशर होता है हर चीज़ का। आपने देखा नहीं, जो बैट्समैन जाता है, बड़े बड़े बैट्समैन होते हैं लेकिन पहले बॉलें क्या खेलते हैं, डॉट खेलते हैं। तो जो उधर से बॉलिंग वाला जो जहीन कप्तान होता है, वो अपने जो उसका निकम्मा तरीन बॉलर होता है उस टाइम पे लगाता है जब विकेट गिरती है, कि 1-2 ओवर जल्दी जल्दी निकाल दूं, क्योंकि अभी बैट्समैन ने सेट होना है। फिर जब वो सेट हो जाता है तो फिर तो वो छक्के मारता है। तो फिर आपने भी उधर बैठ के सेट होना है अपने दिमाग को। जैसे ही 15, 20, 25 मिनट गुजरने, आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा, आप चीज़ों के साथ क्या हो जाएंगे, जो है आप वो इन लाइन हो जाएंगे। तो प्रेशर नहीं लेना, सबसे बड़ी बात प्रेशर नहीं लेना। अपने आप को आपने क्या करना, कूल काम रखना है कि मैंने मेरी तैयारी है, इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊँ। जो पहले पास हुए हैं मैं उनसे मुख्तलिफ नहीं हूँ और कम भी नहीं हूँ। ये जब आपको खुद को यकीन दिलवा देंगे फिर आप पास होते हैं। छोटे से अवामिल देखें, मतलब उस बच्चे की बहुत, मुझे 100% से भी ज़्यादा यकीन है, क्योंकि उसने जो है वो बीला उसका फेल हुआ, उसने टैक्स पास कर लिया, FAR 1 पास कर लिया, उसने CMA होता है, MFA होता है दूसरा, CMA भी पास कर लिया। तो ये बीला कैसे फेल हो सकता है, तैयारी भी अच्छी थी, और बीला के लिए कभी कभी उसने मेरे साथ डिस्कशन भी करनी, यस उसकी तैयारी अच्छी थी। तो कोई भी एक अवामिल आपको क्या करवा सकते हैं, फेल। तो आपने खुद को प्रेशराइज नहीं करना। वापस आते लें जी, 2 जुलाई तो ये क्या कर देंगे हम, ऐड कर 2 जुलाई 2020 टैक्स ईयर 2021 ही वाज पेड, कौन से वाला, रिलोकेशन। ये एग्जाम्प्ट होता है, ये एग्जाम्प्ट होता है, मैं आपको पहले बताया है। ये एम्प्लॉयर बाज़ दफ़ा आपको देता है, यार कहीं करीब आ जा, ठीक है, तो इसमें फ़ायदा होता है। जिस तरह से एक और अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है, आपको घर से जो एयरपोर्ट वाले होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कभी शायद आ जाए, जो एयरपोर्ट होते हैं ना बने हुए, पायलट को और बाकी स्टाफ को जो एयर होस्टेस होती हैं उनको पैसे देते हैं कि आप ना
यानी पैसे देते हैं कि आप आया करो, किराया देते हैं कि आप किधर तक आया करो, एयरपोर्ट तक टाइम पे पहुंच जाया करो, या उसको बाज़ दफ़ा पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देती हैं, वो उनकी सैलरी में ऐड नहीं होती। वजह क्या है? अगर 1 घंटा जो है वो जो हवाई जहाज़ है वो अगर लेट हो जाए तो लाखों रुपए वो हैंगर की कास्ट होती है। बेसिकली ये नहीं कि जहाज़ लटके होते हैं यूं कपड़े की तरह, जहाँ पे जाके खड़े होते हैं उस जगह को हैंगर कहते हैं, उसकी बड़ी कॉस्ट होती है। तो इतना अक्सर हम कहते हैं कि इतना उसको उड़ते हुए खर्चा नहीं आता हवाई जहाज़ को, जितना उसको खड़ा रहे खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो फिर ये एम्प्लॉयर की सेटिस्फेक्शन है कि लोग किस पे पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, लिहाजा वो भी उनकी सैलरी में ऐड नहीं करते। अगर किसी को घर से उठाया और एयरपोर्ट छोड़ा, हालांकि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रहा है, बाज़ दफ़ा गाड़ी दी होती है, ठीक है, तो वो उनकी सैलरी में ऐड नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादा, अगर वो 15 मिनट भी लेट हो गया पायलट, और 15 मिनट भी वो जो है वो अच्छा रनवे पे और ज़्यादा पैसे होते हैं, रनवे पे त्यारा खड़ा हुआ है तो बाकी लेट हो रहे हैं ना, जो है त्यारा तो ना कहें, हवाई जहाज कहें, तो वो खड़ा हुआ है तो बाकी लेट हो रहे हैं, तो इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो एम्प्लॉयर कहेगा तू सोया इधर कर, मैं तुझे कमरा बनवा देता हूँ हवाई जहाज के अंदर, तेरी वजह से तेरी वजह से। तो ये कुछ है, खैर इट इज़ वन ऑफ देम। कौन से वाला? रीलोकेशन अलाउंस। हाँ ठीक है, ओके है, आगे चलते हैं। HR कमेटी, ज़रा ध्यान से, HR कमेटी, अच्छा ये आया कब है? 2021 में, मतलब कुछ 2-4 अटैम्प्ट पहले, तो मतलब रिसेंट में से है। और लेवल देखिएगा ज़रा, तो बाज़ दफ़ा निस्बतन आसान क्वेश्चन भी आता है। HR कमेटी अप्रूव्ड कौन से वाला? आप परफॉर्मेंस बोनस फॉर द ईयर एंडेड कौन से वाला? 30 जून 2021। यूजुअली ये जब साल ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद अगले महीने मिलता है। यूजुअली पूरे साल की परफॉर्मेंस देते हैं, अप्रेजल होते हैं, जो है इस दौरान आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, आप टाइम पे आते हैं, टाइम पे छोड़ते हैं, जब यहाँ पे बैठे होते हैं उनके पास एक लॉग होता है। आप कभी भी जो है आप सिस्टम पे बैठे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो उनको भी पता चल रहा होता है कि आज सारा दिन इसने बंदे ने क्या किया। तो एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल देखते हैं, इसका एटीट्यूड कैसा है, इसने छुट्टियां कितनी की, कभी जल्दी चला गया, कभी लेट आया, बहाना बना रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनकी गाड़ी पे हैं और कहते हैं जरा मैं हॉस्पिटल आया था, ठीक है, उनको लोकेशन से पता चल जाती है, तो पार्क में फिर रहा है, ठीक है। तो मतलब जो है अब हर बंदे को हर दफ़ा बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो आपकी वो परफॉर्मेंस देखते हैं, उस हिसाब पे आपको बोनस भी मिलता है, उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट भी लगता है। किसी का 50% लगता है, किसी का 5% भी लगता है इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये आपने साथ आप खुद कर रहे होते हैं। खैर वापस चलते हैं और दोबारा से पढ़ते हैं। कमेटी ने अप्रूव की परफॉर्मेंस बोनस फॉर द ईयर एंडेड कौन से वाला? 30 जून 2021, ओके, इसी साल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। नोमान जो है रिसीव कितने? 4 लाख एज परफॉर्मेंस बोनस 5 जुलाई 2021। सैलरी होती है रिसीट बेसिस पे। कब रिसीट हुआ? 2022 में। हम तो 21 की बात कर रहे हैं, लिहाजा ये सिर्फ लिख के लकीर लगा दे रिलेटिंग टू जो है टैक्स ईयर 2022, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021, ओके, नोमान ओब्टेन्ड कौन से वाला? लोन कितना? 5 मिलियन एट द रेट ऑफ लिया, लोन लिया फ्रॉम DL टू परचेज आ न्यू हाउस फॉर हिज ओन यूज। लोन लिया 6%। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन वाज पेड कब? 30 जो है जून 2021 को। ही इंकर्ड लीगल एक्सपेंसेस, नहीं पहले तो यहाँ पे आ जाए ना, यहाँ तक रुक जाए। लोन लिया कितने का? 6% पे बेंचमार्क, तो हम करेंगे 4%। बस डेट गौर से देखें, कब लिया, ये गलती है जो आप बार बार कह रहा हूं। जहां डेट लिखी हो उस पे हाथ रख के फौरन सोचें, सच कहूंगा सच के अलावा, अच्छा उस पे हाथ रख के आपने सोचना है 1 अप्रैल 2021 को लिया। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून, 3 महीने भाई, 4% 3 महीने, तो इसमें 2 काम करने हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 6, उसको बताएं। ये अच्छी बात है, बजाय कि आप 4% लिखें उसको लिखें 10 माइनस 6%।
फिर करें कितना, मल्टीप्लाइड बाई 3, ये है पूरे साल का, ये 4%, ये 10% कितना होता है पूरे साल का, तो आपने क्या करना है 3 डिवाइडेड बाई 12, ये फिर आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे अब अगली बात पढ़ते हैं। ही इंकर्ड, उसने कोई एक्सपेंस किए, लीगल एक्सपेंस ऑफ ₹20 फॉर ऑब्टेनिंग द लोन, ये सैलरी में से लेस हो जाएंगे। सैलरी में कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, शाबाश। तो हम लिखेंगे कौन से वाले, लीगल एक्सपेंस, और आगे लिखे नो डिडक्शन अलाउड अगेंस्ट सैलरी इनकम, शाबाश। तो हम 2-3 अच्छे कंसेप्ट हमें इससे मिले। अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। एक रिलोकेशन अलाउंस का, एक ज़रा हमने ये अपना रिवाइज कर लिया कि हमने डेट को भूल गए थे, हम सिर्फ 4% लगा के आगे जाने लगे। और एक और हमारा कंसेप्ट रिवाइज हो गया कि कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट भी हमने नहीं पढ़ी, उसने हमसे टैक्स नहीं मांगा। क्या कह रहा है, कंप्यूट टोटल इनकम और टैक्सेबल, तो ज़कात वगैरह होगी तो वो डिडक्ट हो जाएगी, तो टोटल इनकम में से क्या हो, कोई FTR इनकम होगी। खैर देख लेते हैं, यहाँ पे अगले 1-2 पैराग्राफ में बहुत सारी बातें हैं, ज़रा आते हैं। अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू टैक्स ईयर 2021, हम कहते हैं ओके। ड्यूरिंग द ईयर नुमान रिसीव्ड एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ कितनी, 5,10,000, ओके, ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। क्लियर है? शाबाश। इनकम फ्रॉम अदर, और 5 मिलियन से कम है। दोबारा, नुमान रिसीव्ड प्रॉफिट ऑन डेट, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहां से प्रॉफिट आ रहा है, शाबाश। ये देखें टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल। और दूसरा 5 मिलियन से, अच्छा जिससे भी कर रहा है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, प्रेस्क्राइब्ड, पता नहीं कोई नाम था, पता नहीं, बैंक, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन था, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन, बैंक और गवर्नमेंट और डिफेंस सेविंग, तो यस 3 पॉइंट इकट्ठे हो गए। नंबर 1 ये इंटरेस्ट इनकम, इस पे गौर देन करें ना, इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट ऑन डेट है, प्रॉफिट ऑन डेट है। नंबर 2 किससे आ रहा है, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन, बैंक भी होते हैं ये, समझ। नंबर 3 5 मिलियन से ज्यादा है या कम, कम है, 5 मिलियन से कम, FTR भूल गए। अच्छा चलो ठीक है, अगली बात सुन। नुमान वाज, सॉरी, द अमाउंट वाज नेट ऑफ विद होल्डिंग, तो हमें 100% नहीं मिला। ये जो 5,10,000 है, ये बेसिकली पता नहीं 6 लाख कुछ हजार है आपकी इनकम पे। द अमाउंट वाज नेट ऑफ विद होल्डिंग इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, तो हमने किया था, मैंने तो आपको इससे अगली बात भी बताई थी, ज़कात भी काट के बताए, तो हम कहेंगे 5,10,000 इज इक्वल टू, डिवाइड बाई क्यों करें, हम अपना वो कंसेप्ट ना रखें, x माइनस 0.15x, कि अगर वो अमाउंट जो भी मिलनी थी, ओ भाई उसको 5,10,000 मिले, 5,10,000 इनकम है उसकी, ये तो रिसीव हुए कितने % काट के, अगर वो, ये हमने कहीं पे किया था डिविडेंड के केस में, ज़कात भी थी, ज़कात भी वो अगर माइनस अगर वो होती, वो वाली ज़कात भी अमाउंट हम लिख लेते। तो यस x माइनस 0.5 है, तो इसमें से कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, x1 माइनस 0.15, तो क्या आ जाएगा 0.85x और 5,10,000 और x इज इक्वल टू 5,10,000 डिवाइडेड बाय 0. आपने ताज़ी मैथ पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, लिहाजा मैं तो पूरा करूंगा। 6,10,000, अच्छा 6 लाख, क्लियर है। तो ये हाँ 6 लाख, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कितना जाएगा, 6 लाख रुपया। अब बताएं FTR
तो एक आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी और एक आ गई इनकम प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज FTR प्रॉफिट ऑन डेट, और एक दफ़ा ऐड करेंगे 6 लाख, एक दफ़ा लेस कर लेंगे ताकि हम कोई रेट वाली टैक्सेबल इनकम तक पहुंच सके। क्लियर है? और उसके बाद ये बताएं जब एंड पे इस पे टैक्स निकालेंगे तो कितना, 6 लाख का 15%, और वो अगर निकालना होता, यहाँ पे नहीं करना। एक दफ़ा हम कहते थे इतना टैक्स बनता है और एंड पे फिर क्या कहेंगे, ये टैक्स क्या हो चुका है, ऑलरेडी पेड हो चुका है। तो 3 स्टेप बल्कि 4, एक दफ़ा इनकम में ऐड करेंगे, एक दफ़ा इनकम में से लेस करेंगे, नीचे जाके इस पे कहेंगे इतना टैक्स बनता है, जो बाकी नॉर्मल टैक्स होगा वो तो होगा, हमने क्वेश्चन किया था नॉर्मल टैक्स होगा, साथ में ये वाला टैक्स भी ऐड करके टोटल पेबल दिखाएंगे, फिर कहेंगे चूंकि इस पे तो टैक्स कट चुका है तो वो लेस करके बैलेंस पेबल दिखा देंगे। ये 4 स्टेप हैं FTR के, 4 स्टेप, 2 इनकम पे 2 टैक्स में। इनकम में ऐड करें फिर लेस कर लें ताकि टैक्सेबल इनकम आए, नॉर्मल टैक्सेबल, और फिर कौन से वाला टैक्स में एक दफ़ा टैक्स निकालें, टोटल टैक्स पेबल में ऐड करें और आखिर पे फिर क्या कर लेस कर लें, भाई ये टैक्स कट चुका है। हमने 3-4 दफ़ा ये क्वेश्चन किया हो। क्लियर है? यस, अच्छा पॉइंट था। आगे चलते हैं। ज़कात कौन से वाली, 2 लाख वाज पेड अंदर ज़कात, ना भी कहता तो हमने यही मानना था, ज़कात उसकी क्या हो जाए, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ठीक है? तो यस, ये टोटल इनकम में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कल आगे चलते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2020 नोमान रिसीव्ड एडवांस रेंट कितना, 12 लाख फॉर 12 मंथ। अगर तो कुछ नहीं कहता तो 12 लाख क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर कुछ कह देता है इसके बारे में कि जनाब फलान दिन शुरू हुआ, तो हम 12 को उतने महीने पे लेके जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा, जो है रेंटिंग ऑफिस प्रेमिसेस। ओके, दिस अमाउंट इंक्लूड कौन से वाले, 4 लाख। जो चीज़ भूल गए, मैंने भी उसको छोड़ दिया और आपने भी उसके बारे में जहमत तक नहीं की, हालांकि अभी हम इससे धोखा खा के आए थे। 3 महीने वाला, ये बताएं कब शुरू हुआ, ये कितने का है, 12 महीने का। ये कब, जुलाई नहीं है, अगस्त नहीं है, सितंबर, 9 महीने। तो भाई 12 लाख में से, अच्छा 12 लाख में शामिल है, दिस अमाउंट इंक्लूड 4 लाख किसके लिए, यूटिलिटीज, क्लीनिंग, तो 10 में से, ठीक है, उधर चले गए, और जो बाकी बचे वो सारे के सारे रेंट में ऐड कर दे। तो फिर किस में चली जानी चाहिए, तो फिर पहले 12 में से 4 निकाल लें, बाकी कितने बच गए, 8 लाख सारे के सारे ऐड कर, 9/12। अब ये बताएं ये 4 किधर जाएगा, सारे का सारा या 9/12, ये भी 9/12। ठीक है, हाँ यस, ये टेक्निकल पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था। ठीक है, तो ये भी कौन से वाला, 9/12। ठीक है, तो इसमें से ये दिस अमाउंट इंक्लूड, इसका मतलब निकाल लें, बाकी बचेगा 8 लाख। 8 लाख को 9/12 और इस 4 को 9/12, फिर जो इसका, चलो ये 8 का 9/12, सारे के सारे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ भी ना कहे तो 1/5 तो हमने करना ही करना, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें कर रहा है, जरा पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल है या गौर से पढ़ने वाली, गौर से पढ़ने वाली है, एक एक बात गौर से पढ़ने वाली है, हर बात में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। आ जाए चलें, कोई है इस पे डिसएग्रीमेंट, चलें आ जाए। नोमान इंकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू प्रेमिसेस। ओके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, 1/5 मिलेगा, तो हम 8 लाख का 9/12 और उसका क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाए, 1/5। फिर कौन से वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये उसका उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर कौन से वाला, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअल 4% ऑफ द, वो जो भी होगा उसका, यूटिलिटी, क्लीनिंग और सिक्योरिटी वाली एक्सपेंस। यस, ये 4 लाख को 9/12 पे लाएं और उसमें से क्या निकाल दें, 2.5 लाख रुपया निकाल दें। क्लियर है? तो ये यूटिलिटीज के एक्सपेंस हैं, बाकी सारे किसके हैं। ठीक है, तो इसको नहीं देना, इसकी जगह 1/5, इसको
एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्शन चार्जेस फॉर रेंट, तो इसको 4% लोअर आप लो एक्चुअल या 4%। क्लियर है? हो जाएगा, घर जाके आप करेंगे इसको, ठीक है, और इसके सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद है। कल हम इससे अगले लेवल का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे पूरा। इसमें चूंकि टैक्स नहीं निकालना था, इसमें चूंकि टैक्स, असल प्रॉब्लम तो वहां से शुरू होता है ना, जब टैक्स पेएबल आ जाए तो उसके बाद कौन से वाले, हमारा जो मसला है वो टैक्स क्रेडिट का है। अभी भी हमारा टैक्स क्रेडिट का प्रॉब्लम है, टैक्स क्रेडिट का और एक कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, इन दोनों की हमने, बल्कि एक किया था कैरी फॉरवर्ड, हमने एक किया था जिसमें हमारी इनकम जो है वो एडजस्ट होती थी, कुछ एडजस्ट होती थी। हमने क्वेश्चन अगले दिन किया है, बिजनेस इनकम फराख दिल थी, बाकी उसके साथ एडजस्ट होती थी, लेकिन एक था कौन से वाला, स्पेकुलेशन, उसकी इनकम किसी के साथ एडजस्ट नहीं होती थी। ये हमने कर लिया कैरी फॉरवर्ड किसी हद तक, वो अच्छा क्वेश्चन था, वो किया है मेरे ख्याल में, रिसेंटली हमने किया है, ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। खैर ढूंढ के एक दो अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। आज के क्वेश्चन में काफ़ी सारी हमें हुई है, हम जल्दी से चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, और उसमें एग्जम्पशन नाम की कोई चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ी हुई। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा सर पढ़ा तो रहे हैं, बजाय कि हम 2 क्वेश्चन करें, हम ये एग्जम्पशन वीडियो पे नहीं करना चाहते, हम वैसे पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाए चले वैसे पढ़ा देते, मेरे कौन से पैसे लगे। आज एग्जम्पशन फिर से बता दूं, जो इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन नहीं छोड़ा, जो इंपॉर्टेंट होती है वो सैलरी वाली एग्जम्पशन, सैलरी वाली एग्जम्पशन जो बाहर से आए और उस पर टैक्स भी कट गया हो, वो हमने पढ़ ली हुई है, ठीक है। चांदे के एग्जम्पशन है, लेकिन खैर आई कैप का कोई पता नहीं चलता, इसीलिए हम आई कैप पे एतबार नहीं करते, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बार बार हमने कहा एग्रीकल्चर इनकम एग्जैम्प्ट होती है, एग्जम्पशन, एग्रीकल्चर इनकम से हमने बड़ा रोला डाला, एग्जम्पशन एग्जम्पशन एग्जम्पशन। अब एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है पहले तो वो देख ले। अच्छा, इसमें 1-2 लाइन है जिनको रटा लगाना पड़ेगा, बाकी सारा मैं समझा दूंगा। एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन शैल बी एग्जैम्प्ट। चलें, ये वाली बात तो हमें पता थी, हम बार बार कहा है, हमने पढ़ा है ना, एग्रीकल्चर इनकम एग्जैम्प्ट होती है एग्रीकल्चर इनकम। अब उसके बारे में डिटेल से पढ़ें। दूसरा, अब वो कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, जरा सुने। अब इसको फिर हम इसके अंग्रेजी पढ़ लेंगे। नंबर 1, जो आपको एग्रीकल्चर लैंड से कल्टीवेशन वगैरह करके जो फसल वगैरह आएगी वो क्या है, वो एग्जैम्प्ट, वो कहीं भी बेचेंगे उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगा। इनकम क्या होगी, मेरा इतना खाद लगा, मेरे इतना बीज लगा, ये वो सारा कुछ हुआ, और ये मैंने इतने का बेचा, तो दोनों के दरमियान फ़र्क उनकी इनकम है, वो एग्जैम्प्ट है, कोई नहीं पूछेगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है, आप लैंड ठेके पे दे दे, लीज पे दे दे, उससे जो इनकम आ रही है वो भी एग्जैम्प्ट है। तीसरा, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे जो गंदम होती है उसको थ्रेश करना पड़ता है, थ्रेशर वगैरह लाते, तभी दाने अलहदा हो जाते हैं, जो भूसा वगैरह होता है जिसको तूड़ी कहते हैं पंजाबी में, वो अलहदा हो जाए। ये काम जो कर रहा है और उसके पैसे ना ले, क्या ले बदले में, यूजुअली लेते भी गंदम है, मैं 1 मन निकाल के दूंगा तो 1 किलो मेरा, पता नहीं इस तरह हिसाब होता है, बोरी के पीछे पता नहीं इतने क्या क्या हिसाब होता है सरदार जी, 1 एकड़ का 4.5 मन, यानी प्रोड्यूस ले रहा है, पैसे नहीं ले रहा, प्रोडक्ट ले रहा है। तो अगर वो प्रोडक्ट ले रहा है तो उस बंदे को भी एग्जम्पशन, और जो बंदा, वो बाज़ दफ़ा क्या होता है, किसान के पास अपनी ट्रैक्टर ट्राली नहीं होती, तो वो किसी बंदे को कहता है ये मेरी गंदम उठा के मार्केट में पहुंचा दे, तो वो जो ट्रैक्टर ट्राली वाला है उसकी इनकम भी एग्जैम्प्ट है, अगर बदले में वो पैसे ना ले, वो कहे जनाब 100 बोरियां पहुंचा दूंगा, 1 बोरी मेरी, ठीक है। तो ये सारी एग्रीकल्चर इनकम है, ये क्या है, सारी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, कहीं पे लफ्ज नहीं आएगा तो मैं कहूँगा फलां वाली एग्जाम्पल है, ज़रा पढ़ते हैं। चलें, एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं ज़रा देखिएगा। नंबर 1, अच्छा एक और इसमें कंसेप्ट आएगा, अगर जैसे जो देहात वाले हैं उनको पता होगा कि बाज़ दफ़ा अंदर एक छोटा सा मकान बना लिया जाता है, कोई 2-4 कमरे,
वो आपके एग्री इक्विपमेंट जो होती हैं बाहर पड़े पड़े, मतलब जो है कोई चोरी ना हो जाए तो एक हवेली सी होती है उसके अंदर रख देते। बाज़ दफ़ा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती हैं वो जो है वो रखी जाती हैं किसी, ताकि वो एक स्टोर टाइप होता है। तो इससे अगर रेंट आ रहा है, वो कह रहा है ज़मीनों का रेंट अलहदा दूंगा और ये जो मकान है इसका रेंट मैं आपको अलहदा दूंगा, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम में होगा। हालांकि है तो प्रॉपर्टी, लेकिन है क्या, उन्हीं ज़मीनों के अंदर हो या कम से कम उन्हीं ज़मीनों से अटैच हो। आपकी प्रॉपर्टी कोई मील दूर है, उसका रेंट आ रहा है, तो आप कहोगे ये क्या है, मैं तो एग्रीकल्चर। वो कह रहे हैं भाईजान एग्रीकल्चर वो आपने कोई जानवर बांधने हैं, आपने कोई खाद, कोई बीज, कोई ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा करना है, तो उसको किसके साथ अटैच होना चाहिए, ज़मीन के साथ ही हो या फिर क्या हो, ठीक है, जो है, या फिर क्या हो, ज़मीन के उनके इधर उधर ज़मीनें हैं जिनके फसलें बोते हैं और दरमियान में वो एक इमारत है, तो यस वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो हमें काफ़ी सारी एग्जम्पशन जहन में आ गई। अब ज़रा पढ़ते हैं और मैं आपको लिंक करता जाऊंगा। एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एनी रेंट आर रेवेन्यू रिसीव्ड अ पर्सन फ्रॉम लैंड, लेकिन वो लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान हो और यूज फॉर एग्रीकल्चर। कोई रेंट दे रहा है लेकिन वहां पे उसने सोलर पैनल लगाए हुए, वो फिर एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। आपको रेंट दे रहा है लेकिन उसने जमीन ली हुई है शिकार के लिए, वो एग्रीकल्चर पर्पस नहीं है। आपको रेंट तो वो बंदा दे रहा है लेकिन वहां पे वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो फिर ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। यस आप फसलें बो रहे हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम है, और उसमें शामिल है कौन से वाला, एनी रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड। रेवेन्यू जब आप खुद बोएंगे, रेंट जब आप लीज पे दे देंगे। जमीन क्या होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो। आगे चलते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन फ्राम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान फ्राम एग्रीकल्चर, उस पर क्या करें, फसलें वगैरह लगाएं। फिर कौन से वाला, परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। इसका क्या मतलब है, कोई बंदा आपको सर्विस दे रहा है थ्रेशर वगैरह वाला, लेकिन बदले में क्या ले रहा है, गंदम ले रहा है। क्या ले रहा है, आर रिसीवर ऑफ इन काइंड, परफॉर्मेंस बाय द कल्टीवेटर जो वो काम कर रहा है, या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस का उसने क्या लिया, रेंट लिया, लेकिन क्या लिया, मैं आपको थ्रेशर वो कर लेता। इन काइंड, इन काइंड से मुराद है गंदम की बोरियां ले, ठीक है, चंद किलो जो है वो गंदम ले, क्या ले, पैसे ना ले। एम्प्लॉयड फॉर टेकिंग प्रोड्यूस टू द मार्केट, या तो कल्टीवेशन में आपकी हेल्प करे या फिर चीज को कहां ले जाने के लिए, मार्केट, लेकिन बदले में पैसे ना ले। पैसे लिए तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नहीं, ताकि क्या हो, गंदम के बदले में क्या ले, गंदम ही ले रहे, गंदम का काम। सेल बाय द कल्टीवेटर आर रिसीवर ऑफ इन काइंड, अब किसान के पास गंदम आई है और वो सेल करने जा रहा है, और उस बंदे के पास जिसने वो थ्रेशर, जिसने ट्राली, ये सारी चीजें दी थी और बदले में क्या दिया, गंदम लिया। अब वो उसको क्या करने जा रहे हैं, दोनों सेल करने जा रहे हैं, फिर भी ऑफ द प्रोड्यूस फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म अदर देन ए प्रोसेस डिस्क्राइब अबव। इसको जरा भूल जाए, बस ये वाली बात करें, आप खुद से एग्रीकल्चर करें। नंबर 2, आपने जो है किसान की मदद की और बदले में क्या ली। अब वो किसान और कौन से वाला जिसने क्या लिया था, रेंट इन काइंड, वो क्या करने जा रहे हैं, बेचने। हर जगह पे किसान या किसान और साथ में उसके कौन, जिन्होंने क्या लिया, हर स्टेप पे इनकम क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर है यानी एग्जेम्प्ट है। तो इसमें थोड़ा सा आपको आगे वो क्या कहता है, देखिए ना, अब जरा समझिएगा। गंदम बेचने के लिए जा रहा है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। गंदम से आटा बना ले, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अब आपने उसको क्या किया, इस वजह से आखिरी फिक्रा, फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म,
नो प्रोसेस। देखिए गंदम, उसको काटी, उसको थ्रेशर किया, उसमें से दाना निकाल लिया, उसमें क्या निकाल लिया, ठीक है, इसको कल्टीवेटर या क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस कहते हैं, ये तो ओके है। लेकिन क्या ना करे, गंदम से चावल है, चावलों को साफ करके वो पॉलिश करके जो बेचते हैं और उनकी पैकिंग करके बेच रहा है, नहीं नहीं, ये वाला काम ना हो। सिंपल रॉ चावल बोरियों में भरे और बेच आया, तो वो क्या है, तो इसका क्या मतलब है, इसके साथ लेंगे फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म। इसका क्या मतलब है कि गंदम से आटा निकाल के ना बेचे, वो फिर बिजनेस बन जाएगा, वो एग्जाम्प्ट नहीं है। क्लियर है? नहीं जी, आगे चलते हैं। इनकम फराम, तीसरी, ये सारी जो है एग्रीकल्चर इनकम चल रही है। आप रेंट ले लें, रेवेन्यू ले रहे, पैसे ले लें, फिर क्या है, गंदम उगा लें, फिर क्या है, आप किसान की हेल्प कर ले, फिर क्या है, ये सारी फसल मार्केट में बेच आए। इन सारे प्रोसेस को हम कहते हैं, ये सारी क्या आई है, जो भी गंदम आ रही है, पैसे आ रहे हैं, ये क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन शर्त क्या है कि जब आप बेचने जाएं तो उससे पहले आपने उस पर कोई प्रोसेस परफॉर्म ना किया हो। ठीक है, जैसे चावल बेचे, ओके है, चावल पुराना करके बेचे, ये बिजनेस है। पुराना चावल जो है वो ज्यादा पैसे देता है, समझ रहे हैं, तो आपने उसको खास प्रोसेस है। चावल पॉलिश करके बेचे, चमकदार चावल होता है, बकायदा उनकी पॉलिश होती है। ठीक, चावल को जो है वो किसी खास ब्रांड के थ्रू पैक करके बेचे, ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है। लेकिन चावल को सिंपल बोरियों में भरे और बेचा, ये है, कोई प्रोसेस परफॉर्म ना करे। चले खैर, किसी हद तक हमें समझ जी। अब वो नीचे लिखा हुआ है, अगर बंदे की मिल साथ है ना, ये कह रहे हैं कि साथ में उसने चावल की मिल लगाई हुई है, वो नीचे प्रोसेस लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ ले। ठीक है, मिल लगाने दें उसको, तब तक पहुंच जाएंगे। लें जी, सी पॉइंट, ये सी यहां पे आना चाहिए था, पता नहीं आगे क्यों चला गया। सी, इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग इज एग्रीकल्चर इनकम इफ, आपने वो जमीन तो किराए पे दी, उससे आने वाला रेंट क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। जमीन का किराया अलहदा से आ रहा है, फिर भी वो क्या है, एग्रीकल्चर। शर्त क्या है, बिल्डिंग इज ओन्ड और ऑक्युपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। जो भी काम कर रहा है, ठेके, पहला है खुद और अगला है ठेकेदार। बिल्डिंग इज लोकेटेड इन इमीडिएट, कौन से वाली, ऑफ लैंड, लैंड के साथ मिलती जुलती है, यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। वो बिल्डिंग किसके लिए इस्तेमाल हो रही, एग्रीकल्चर है, जाहिर है एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो, तो या तो अंदर होगी या उसके बिल्कुल साथ होगी, जमीनों के साथ अटैच हो। तीसरा, बिल्डिंग इज यूज्ड एज ए डिवेलिंग हाउस, मजदूर वहां पे रहते हैं, किसान खुद रहता है। बाज़ दफ़ा देखा होता है किसान, दूर दराज ज़मीनें होती हैं तो वो अपने बीवी बच्चों को लेके जो है फसल के दिनों में वहीं पे चला जाता है, वहाँ पे रहता है, रोज़ आना जाना उसके लिए मुसीबत बन जाता है। ठीक है, डिवेलिंग हाउस, आ स्टोर हाउस, वहाँ पे क्या रखता है, जितनी भी प्रोडक्ट होती है वहाँ पे रखता है। और अदर आउट बिल्डिंग जो है, यानी वो बिल्डिंग के वाले काम बाई कल्टीवेटर। और दूसरा रिसीवर ऑफ रेंट, रेंट का क्या कहें, जो है रिसीवर ऑफ रेंट। अब कल्टीवेटर है तो खुद कास्ट कर रहा है, रिसीवर ऑफ रेंट है तो क्या कर रहा है, ठेके पे ले रहा है। और ऊपर रिसीवर ऑफ रेंट का क्या कहना है, जो किसान की हेल्प कर रहा है। दोनों में नाम एक जैसा है लेकिन कंसेप्ट। और इसमें क्या कहना है, कल्टीवेटर जो खुद वो कर रहा है, और रिसीवर ऑफ रेंट जो ठेके, जो है ठेके अब ले रहे हैं, रिसीवर ऑफ रेंट देने वाला। ऊपर क्या कहना है, रिसीवर ऑफ रेंट का क्या कहना है, जो बंदा ट्रैक्टर ट्राली से किसान की हेल्प कर रहा है। और नीचे कौन है, नीचे किसान है जो क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है, किसके अगेंस्ट, बिल्डिंग के अगेंस्ट। दोनों सूरतों में कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट दोनों जगह पे जो है चेंज हो जाता है। या दूसरा मैंने कहा, आप रेंट रट्टा लगा लीजिएगा। इन काइंड ड्यू टू हिज कनेक्शन विद, कौन से वाला, ड्यू टू हिज कनेक्शन विद जो है एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, और जो ड्यू टू हिज कनेक्शन, अच्छा चलो ठीक है, जो है एग्रीकल्चर लैंड के साथ जो है बिल्डिंग का एक कनेक्शन है। और उसके साथ क्या है, बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर डिवेलिंग हाउस। आगे अगर ना भी याद हो तो कम से कम इतने तक याद कर लें कि ये बिल्डिंग जो है वो क्या हो, या तो डिवेलिंग हाउस के तौर पर हो, या स्टोर हाउस के पास, या कुछ दूसरी जो है दूसरे कामों के लिए यूज़ हो। यस, हमें किसी हद तक कंसेप्ट आ गया, कोई बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना, लेकिन कम से कम इतना पता चला जाए कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, नंबर 1। नंबर 2, रेंट आ रहा है, वो है, आप खुद कल्टीवेटर है, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, यस।
आपके साथ कोई हेल्प, आप खुद कल्टीवेटर हैं या आपसे कोई क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, थ्रेशर है, वो इसी तरह के बहुत सारे, रोटिवेटर होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आगे बहुत सारी, लेवलर होता है, वो कोई भी किराए पे दे के आपसे बदले में क्या ले रहा है, जो है क्या ले रहा है, इन काइंड ले रहा है। तो इन सब की इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। यस, आगे फिर चलते हैं। वो कहते हैं अगर बिल्डिंग से इनकम आ रही है तो वो भी क्या है, एग्जाम। शर्तें क्या है, बिल्डिंग ज़मीनों के अंदर या उनके साथ क्या होनी, एडजस्टेड होनी चाहिए, किसके पर्पज़ के लिए यूज़ हो, स्टोर वगैरह के लिए यूज़ हो। और पहला पॉइंट कौन से वाला था, जो है या तो उस ठेकेदार की मल्की, सॉरी उसमें हो ऑक्यूपेशन, जो आपको किस पे दे रहा है किराए, उसकी मल्की, सॉरी उसमें हो ऑक्यूपेशन में हो या ऑक्यूपाइड हो। और दूसरा कौन से वाला, या फिर वो जो रेंट ले रहा है उसमें से, या किसान रेंट ले, इसको मुख्तसर करते हैं, किसान अगर खुद कर रहा है तो उसकी जो है अंडर होनी चाहिए, एक उसकी मलकियत हो और दूसरा वही इस्तेमाल कर रहा, नंबर 1। और अगर किसान क्या कर रहा है, उन्हें ठेके पे दी हुई है तो ठेकेदार की जो है वो कब्जे में या यूज में होनी चाहिए, पहले पॉइंट का मतलब है। ठीक है, आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन जानबूझ के मैंने उसको किया, उसके लिए कोई और कंसेप्ट ना पढ़ाना पड़ जाए। तो यस, हमें एग्रीकल्चर इनकम का पता चल गया। आखिरी जो है हम इसको ये वाला हम कल पढ़ेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट है, कौन से वाला, डिप्लोमेट वाला। ठीक है, चलें खैर इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके टाइम हो, ठीक है, भागे भागे जान छोड़।